हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने न्यूक्लियस। इसके पहले हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में, और सेल के 4 फीचर्स के बारे में हमने बताया था। इसमें से सबसे पहले हमने सेल वॉल, उसके बाद हमने फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, और 3rd नंबर पे आता है हमारा न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया था 1831 में। और न्यूक्लियस जो होता है हमारा एक सेंटर पार्ट होता है सेल का जो भी काम, जो भी फंक्शंस होता है, सब कुछ रेगुलेट होता है सेल के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा ही। तो न्यूक्लियस को हम एक ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के हर एक फंक्शंस में, सेल डिवीजन में, सेल के एटीपी बनवाने में, हर चीज़ में फंक्शंस करता है, प्रोटीन बनाने में, डीएनए से आरएनए बनाने में, हर चीज़ में। तो इसलिए हम सेल को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। सारे फंक्शंस इस न्यूक्लियस से ही रेगुलेट होता है। तो हम न्यूक्लियस को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे न्यूक्लियस के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और बीच बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर पोर का काम, पोर का मतलब होता है छिद्र। तो न्यूक्लियर पोर का काम यही होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर जो सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है, या फिर किसी भी सब्सटेंस को न्यूक्लियस से सेल में जाना है, साइटोप्लाज्म में जाना है, तो उसका एक पैसेज बनता है, रास्ता बनता है अंदर जाने और अंदर से बाहर जाने और बाहर से अंदर आने का एक रास्ता बनता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का काम यही होता है। ये हाईली रेगुलेटेड होता है, सबको नहीं आने देता। ये भी एक सिलेक्टिवली परमिएबल ही होता है। ये नहीं है कि किसी को भी नहीं अंदर आने देता है, बहुत सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देता है या फिर बाहर जाने देता है। ठीक, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर के बारे में हो गया। फिर हम अगर जो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फ्लूइड क्या होता है, इसमें अंदर जो होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके बाद एक धागे के स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिखाई देता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन बोलते हैं। थ्रेड मीन्स होता है धागा, हम यहाँ पे थ्रेड नहीं लिखा है तो लिख देते हैं यहाँ पे क्रोमैटिन थ्रेड। धागे के स्ट्रक्चर की जैसे दिखाई देता है उसको हम क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। और एक क्रोमैटिन कब दिखाई देता है, क्रोमैटिन दिखाई देता है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में क्रोमैटिन थ्रेड की तरह दिखाई देता है, लेकिन जैसे सेल स्टार्ट होता है डिवाइड करने के लिए, तो क्रोमैटिन चेंज होने लगता है क्रोमोसोम में। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन स्टार्ट होने लगता है जब, तो क्रोमैटिन मोटा दिखाई देने लगता है और क्रोमोसोम के रूप में चेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक, अब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें टिप पे जो होता है उसको टीलोमियर्स बोलते हैं, और जो बीच में मिडिल में होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो आर्म जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रोमैटिड आर्म। ये क्या होता है, क्रोमैटिड आर्म। इसमें एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड आर्म है, 2 आर्म है। कितने आर्म है, 2 क्रोमैटिड आर्म है। ठीक, अब क्रोमोसोम्स मिल के बना किससे होता है, क्रोमोसोम्स होता है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम्स डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इस हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हम जब हायर क्लास में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन। क्रोमोसोम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखता है, किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। जैसे कि कोई भी कैरेक्टर होता है तो पिता से उसके पुत्र में जाता है, तो वह कैरेक्टर किस सहायता से जाता है, वो क्रोमोसोम में एक डीएनए जो होता है, डीएनए की सहायता से पिता से पुत्र में जाता है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इन्फॉर्मेशन जो जाता है, कैरेक्टर्स जो आता है, वो किसके थ्रू जाता है, क्रोमोसोम के थ्रू जाता है। क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है उस डीएनए के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है कैरेक्टर। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होता है, यह केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये कभी भी वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से यह न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है
प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इस न्यूक्लियस की जगह पे वहाँ पे एक स्पेशल स्पेस होता है जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और हमने पहले ही बता दिया कि न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल आर रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, दिमाग मतलब कि सेल का दिमाग हम न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियस में एक और पार्ट होता है, एक बहुत डार्क पार्ट होता है। कहीं एक जगह एक पार्ट में, एक न्यूक्लियस में किसी एक जगह पे या तो यहाँ होगा या फिर कहीं भी होगा, हम यहाँ पे मान के चलते हैं। एक डार्क पार्ट होता है, बहुत सारा वहाँ पे गाढ़ा पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस से क्या होता है? एक डार्क पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस के बारे में भी हम हायर क्लास में 11th-12th में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस के बाद हमारा आता है नेक्स्ट फीचर्स जो होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म को हम पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म को पढ़ने के लिए हमने पूरा एक सेल बनाया, प्लांट सेल बनाया है, उसमें दिखाया सब कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, कहाँ कहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसके फीचर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम बता देंगे कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ आता है। तो सेल्स, प्लांट सेल हमने बनाया यहाँ पे। प्लांट सेल में हमने बताया था कि प्लांट सेल में सेल वाल्स जरूर होगा। प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरिया में सेल वाल होता है। तो हमने एक प्लांट सेल बनाया तो इसमें सेल वाल है। सेल वाल किसका होता है? सेलुलोज का मिलकर बना होता है। ठीक, सेल वाल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और प्लांट सेल की एक और खास बात होती है कि प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, इसमें वाटर या फिर आयंस वगैरह स्टोर किए जाते हैं स्ट्रेस के टाइम में। जब प्लांट स्ट्रेस के कंडीशन में होता है तो सेल्स जो होता है प्लांट स्टोर करता है अपने फंक्शंस के लिए, तो वैक्यूल्स पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी पाया जाता है इसमें। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने लिखा नहीं यहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ER से हम देख लेते हैं। इसके बारे में हम सब डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है, लाइसोसोम होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स या फिर न्यूक्लियस जिसमें धंसे होते हैं, जिसमें पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हम साइटोप्लाज्म को पढ़ने के लिए ही, समझने के लिए हमने पूरा एक सेल बनाया है। तो साइटोप्लाज्म को अच्छे से समझते हैं। तो इसमें ये सारे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं या फिर न्यूक्लियस है या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब जिसमें धंसे होते हैं, जिसमें पाए जाते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हमने जो रेड कलर में जो ये बनाया है पूरा फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड, ये फ्लूइड क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इसमें इस साइटोप्लाज्म में सब ये सारे सेल ऑर्गेनल्स धंसे होते हैं। अगर हम इसको एक अच्छी तरह समझने की कोशिश करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी ये फ्लूइड होता है, इस हम सारे फ्लूइड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हम अगर समझें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और इस न्यूक्लियस के बाहर जितने भी ये फ्लूइड्स होते हैं, ये फ्लूइड जो पाए जा रहे हैं, जो बिंदी बिंदी से हमने रेड डॉट से जो मैंने दिखाया है, ये सब क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? धंसे होते हैं। ठीक, तो फिर मैंने ये डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आज डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।